तो दोस्तों आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो क्वेश्चन की नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। दोस्तों पाटलिपुत्र जो है वो किस राज्य की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की राजधानी है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, अगर आपको इन सभी का आंसर आता है तो आप खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर कर सकते हैं। महावीर मंदिर जो है वो आपका पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किनके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था की अति उत्कृष्ट थी। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध या समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। पाटलिपुत्र का जो नामांतर है वो है कुसुमपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। दोस्तों चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। दोस्तों सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परमार वंश या गुरु नानक जी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। दोस्तों पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में जो नाम था वो था पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना के किस देशों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों पटना के किस दिशा में है, देशों में नहीं है, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। दोस्तों पटना का नाम बुद्ध काल में पाटलीग्राम था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो गोलघर जो है वो पटना में अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। दोस्तों पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 यानी 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। पटना नाम जो है वो आपका मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। सासाराम, पहाड़पुर, आरा, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों यह पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई। पटना शब्द जो है इसका कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये शब्द, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये शब्द जो है वो पत्तनाथ से उत्पन्न हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे बिल्कुल भूलिएगा मत। किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो पत्तनाथ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल ये है। पाटलिपुत्र में जो है आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षमाराव किस काल के लेखक है। क्षमाराव आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों क्षमाराव जो है वो आपके आधुनिक काल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। देश के, नागर का, प्रांत का, समाज की। तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से दोस्तों समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी या पश्चिम क्षमाराव। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है। दोस्तों मीरा लहरी की लेखिका जो है वो है पश्चिम क्षमाराव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। दोस्तों इस पाठ में जो है औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत के साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आधुनिक संस्कृत के साहित्य लेखिका में जो प्रसिद्ध है वो है क्षमाराव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की।
शंकर चरित्रम की रचना करने वाले का नाम है ऑप्शन नंबर डी क्षमाराव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवि यात्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो जो प्रथम कल्पा थी उसका नाम था विजयांका। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूलिएगा मत। 24 महिलाओं का वर्णन है किस वेद में? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा। इसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि 24 महिलाओं का वर्णन जो है वो किस वेद में है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। और इसे यहाँ पे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा 24 महिलाओं का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ये भी MVVI क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। अथर्ववेद में जो है कुल 5 महिलाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अच्युत राय की रानी कौन थी? दोस्तों अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? दोस्तों वैदिक युग में। वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? दोस्तों याज्ञवल्क्य ने नीति की शिक्षा दी, धर्म की, अर्थ की, आत्मत्व की। तो उसने आत्मत्व की शिक्षा दी थी अपनी पत्नी को। अगला क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? बताइए दोस्तों इस काव्य की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी गंगा देवी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वदराम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना किसने की थी? गौर से सुनिएगा दोस्तों, वदराम्बिका परिणय संहा काव्य की रचना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरुलांबा ने इसकी रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? दोस्तों जनक की सभा में शास्त्रार्थ विदुषी गार्गी रहती थी। क्या नाम था उसका? गार्गी। और वो किस सभा की थी? तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संस्कार कितने हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने के 110% चांसेस है। दोस्तों भारतीय संस्कार जो हैं वो कुल 16 होते हैं। पढ़ते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वो किस संस्कार में गिना जाता है? शिक्षा में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, या जन्म पूर्व संस्कार में, या विवाह संस्कार में? तो दोस्तों यह जो है जन्म पूर्व संस्कार में गिना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? दोस्तों शिक्षा संबंधित कुल 5 संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कुल जो है 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? दोस्तों भारतीय में संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? दोस्तों वेद की पढ़ाई शुरू करना शिक्षा के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मरने के बाद कितने संस्कार? तो दोस्तों मरने के बाद एक संस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो दोस्तों विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। किस संस्कार के द्वारा? विवाह संस्कार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों पुंसवन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंत्योष्ठी संस्कार कब होता है? दोस्तों अंत्योष्ठी संस्कार जो है मरने के उपरांत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अक्षर आरंभ करना जो है वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सप्तपदी जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह विवाह
के अंतर्गत आता है? मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि आप में से किसका जवाब सही है और किसका गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह जो है विवाह के संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो दोस्तों संस्कार शब्द जो है वो सीमित रूप से व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह जो है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो दोस्तों जन्म से पहले कुल 3 संस्कार है। गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो दोस्तों गृहस्थ के 1 संस्कार है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? दोस्तों भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों से मिलता है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसमें अशांति का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि देश के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुख का विषय क्या है? दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो दोस्तों असहिष्णुता मतलब सहने की शक्ति जब खत्म हो जाती है, सहने की शक्ति जब नहीं बचती है, तो वो द्वेष जो है पैदा करता है ऐसी स्थिति। अगला क्वेश्चन हमारा कि अशांति मानवता का क्या करती है? तो अशांति मानवता का विनाश करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? ज्ञान जो है वो व्यवहार के बिना भार स्वरूप है। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका ज्ञान आपके लिए भार के भांति होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के बिना क्या भार है? तो दोस्तों क्रिया के बिना ज्ञान भार है। यदि आप बहुत ज्ञानवान हैं और आपके पास क्रिया करने के लिए जो है शक्ति ही नहीं है, आप क्रिया ही नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान जो है वो आपके लिए भार के समान होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? विश्व शांति का सूर्योदय का काल माना जा सकता है। अगला सवाल है हमारा कि बैर को कौन बढ़ाता है? तो दोस्तों बैर को स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता के विनाश का भय अस्त्र से है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो दोस्तों अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या बलपूर्वक निवारणीय है? दोस्तों बलपूर्वक जो है वो स्वार्थोपदेश निवारणीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कुल 2 कारण हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो है वो शांति को माना जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? दोस्तों इसके बीच संसार स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले जो हैं वो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ जन्म हुआ था स्वामी दयानंद का? टंकारा में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 में 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल शंकर किनका नाम था? तो दोस्तों मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? तो दोस्तों हिंदू समाज को छोड़कर दलित ने धर्मांतर अपनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो 1824 में हुआ था। 1824। आपसे ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 1824 में जो है किसका जन्म हुआ था? तो अगर ऑप्शन में सभी का नाम रहेगा उसमें स्वामी दयानंद का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक करना है। स्वामी दयानंद के माता पिता
किसके उपासक थे? तो दोस्तों उनके माता पिता जो थे वो शिव जी के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो दोस्तों स्वामी दयानंद का निधन 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 में। समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक इनमें से स्वामी दयानंद जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो गुजरात प्रांत में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद जी की ही रचना है। इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन में कई रचनाएं दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनमें से स्वामी दयानंद की रचनाएं हैं। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? दोस्तों विरजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद जी ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? दोस्तों स्वामी दयानंद जी ही थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? तो वे मथुरा चले गए थे घर छोड़कर। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म जो है गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में संस्कृत के यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।